अस्सलाम वालेकुम। हमारी आउटलाइन का फर्स्ट टॉपिक है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन क्या होती है, देन हम देखेंगे कि हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। अ लीनियर इक्वेशन इन द वेरिएबल्स x1 to up to so on xn इज एन इक्वेशन दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म। कोई भी जो लीनियर इक्वेशन होगी वो हमारे पास इस फॉर्म में लिखी जा सकती है, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस an अप टू सो ऑन an xn इज इक्वल टू b। ठीक है, यहाँ b की जगह पे हमारे पास कोई भी वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, जैसे आप देखें हमारे पास जो a1 है, a2 है, अप टू सो ऑन an होंगे वो हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास x1, x2, x3 होंगी इन इक्वेशंस में वो अननोन होंगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को सोल्व करके अपनी x1, x2 की वैल्यूज फाइंड करेंगे। ठीक है, अब ये थी हमारे पास लीनियर इक्वेशन, ये वाली जो थी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट जब हमारे पास लीनियर इक्वेशंस मिल जाती हैं तो वो क्या बन जाती हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, एक ये लीनियर इक्वेशन है, एक ये लीनियर इक्वेशन है, तो हमारे पास ये है जो है मिलकर बन जाती हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर देखें 2x1 माइनस x2 प्लस 1.5x3 इज इक्वल टू 8, ये बिल्कुल इसी फॉर्म में है जो फॉर्म हमें ऊपर जनरल फॉर्म ऊपर मिली है, ये बिल्कुल उसी फॉर्म में है। ठीक है, तो इसी तरह जब डिफरेंट इक्वेशंस हमारे पास मिल जाती हैं तो वो लीनियर इक्वेशन का सेट बन जाता है, सिस्टम। ठीक है, देन हम देखते हैं कि इसके बारे में कुछ जो है वो डेफिनेशंस है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट क्या होता है हमारे पास, जब हम इन सेट्स को लीनियर इक्वेशन के सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो है वो एक सॉल्यूशंस आते हैं। जैसे x1 का सॉल्यूशन मिलेगा, यहाँ से हमें x2 का सॉल्यूशन मिलेगा और x3 का सॉल्यूशन मिलेगा। जब इन वेरिएबल्स के सॉल्यूशन को हम एक सेट के फॉर्म में लिखते हैं तो वो हमारे पास होते हैं सॉल्यूशन सेट। ठीक है, जब लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन को हम जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशन होते हैं उन्हें एक सेट की फॉर्म में लिखते हैं तो वो हमारे पास सॉल्यूशन सेट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक जो है वो डेफिनेशन आती है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट क्या होता है, टू लीनियर सिस्टम्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट इफ दे हैव द सेम सॉल्यूशन सेट। ठीक है, अगर हमारे पास दो सॉल्यूशन जो हमारे पास है दो लीनियर सिस्टम्स, अगर उनका जो सॉल्यूशन सेट है वो हमारे पास इक्विवेलेंट आ रहा है तो वो हमारे पास क्या होगा, सेम आ रहा है तो वो हमारे पास क्या होगा, रो इक्विवेलेंट होगी। ठीक है, ये था हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन की कुछ डेफिनेशंस। देन हमारे पास डेफिनेशन आती है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की। ठीक है, कोई भी जो लीनियर इक्वेशन है उसे हम कंसिस्टेंट उस वक्त कहते हैं जब हमारे पास उसका वन सॉल्यूशन आ रहा हो या फिर उससे मैनी सॉल्यूशंस आ रहे हैं। ठीक है, उससे बढ़कर या तो एक सॉल्यूशन तो कम से कम आना ही चाहिए। ठीक है, तो उससे ज़्यादा सॉल्यूशंस भी आ सकते हैं, उसे हम कहते हैं कंसिस्टेंट। ठीक है, और अगर हमें एक सिस्टम से कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता तो वो हमारे पास इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, ये हमारे पास जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़, ये हमारे पास तीन चीज़ें बताई गई हैं कि या तो हमारे पास जो है वो एक लीनियर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, या फिर एक एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये थी हमारे पास जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इसके बारे में हम कुछ जो है वो क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। क्वेश्चंस को देखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जब हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें दिया जाता है तो हम उनको सोल्व कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास मुझे ये डिफरेंट इक्वेशंस जो हैं वो दी गई हैं, ये सारी लीनियर इक्वेशन है तो ये मिलकर बन गई सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो अब मुझे क्या करना है, इनको मैट्रिक्स नोटेशन में लिखना है। तो मैट्रिक्स नोटेशन में हम किस तरह से लिखेंगे, वेरिएबल्स के साथ जो भी कोफिशिएंट्स हैं हम उनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देंगे, जैसे 1, 2, 1, -2 और 1। तो यहाँ पर हमने लिख दिया। ठीक है, ये है हमारे पास मैट्रिक्स नोटेशन। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास अगर आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स कौन सा होता है। ठीक है, ये हमारे पास ये जो फॉर्म है ये हमारे पास मैट्रिक्स नोटेशन है, और ये वाली जो फॉर्म है ये हमारे पास आर्ग्यूमेंटेड जो है वो मैट्रिक्स है। ठीक है, ये फॉर्म कैसे आई है, जब हम हमारी जो इक्वेशन थी वो बेसिकली कुछ इस तरह से थी कि हमारे पास यहाँ पर एक मैट्रिक्स है,
ठीक है। देन हमारे पास x1 x2 होते हैं, ठीक है। एंड देन क्या होता है, इक्वल में हमारे पास आता है हमारे ये वाले वेरिएबल्स, ठीक है, सॉरी कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, इक्वल वाली साइड पे b जो था हमारे पास। तो 0 8 10 जब हम अपनी मैट्रिक्स के साथ इनको भी लिख देते हैं 0 8 10, ठीक है, जब हमने इनको भी लिख दिया तो ये हमारे पास जो है वो आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स अब बन चुका है। अब हम देखते हैं कि हम अपने जो है सोल्विंग लीनियर सिस्टम के, जब हमारे पास लीनियर सिस्टम का जो है वो तो हमने देख लिया, तो अब हम उन सिस्टम को सोल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके पास हमारे डिफरेंट मेथड है हमारे पास, ठीक है। उस पर हम रो ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे और जो है वो उससे हम अपनी वैल्यूज़ निकालेंगे और फिर हम देखेंगे कि क्या हमारा जो इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट हैं या फिर इनकंसिस्टेंट हैं। डिफरेंट क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे ये हमें एग्जांपल दी गई है x1 - 2x2 + x3, ये हमारे पास एक सिस्टम है लीनियर इक्वेशन का, ठीक है। इन्हें हमने किस फॉर्म में लिखा है, आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स में। ये कैसे पता चला है कि ये आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स है, क्योंकि इक्वल की दूसरी साइड पे जो भी वैल्यूज थी वो भी वहाँ पे लिखी गई है मैट्रिक्स में, ठीक है। तो ये हमारे पास एक आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स है। देन हमने क्या करना है, इस पे रो ऑपरेशंस परफॉर्म करके हम इसे कन्वर्ट करेंगे रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म में, ठीक है। रो ऑपरेशंस अप्लाई करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इनमें से x1 x2 की वैल्यूज को गेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, हमारे पास जो है वो रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म या एचलन फॉर्म किस तरह से होती है, अगर हमारे पास 1 1 1 ये डायगोनल एंट्रीज हैं, अगर ये हमारे पास 1 है और बाकी सारी जो हैं हमारे पास 0 आ रहे हैं, ठीक है, तो ये है हमारे पास रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पर डायगोनल में 1 ही है एंड डायगोनल के नीचे वाली एंट्रीज जो हैं वो हमारे पास 0 हैं, बट ऊपर हमारे पास कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 4 1 1 कुछ भी हो सकता है। ये वाली फॉर्म जो है हमारे पास रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म है और ये फॉर्म हमारे पास है एचलन फॉर्म। हम इन एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करके अपनी x1 x2 x3 की वैल्यूज को इजीली गेट कर सकते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, अपनी इक्वेशन को आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा। अब हमें क्या चाहिए, हमने अपनी जो है वो इक्वेशंस को, अपने मैट्रिक्स को जो कन्वर्ट करना है रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म में, ठीक है। रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म हमारे पास ये थी, तो रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म में कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए हमारे पास सबसे पहले होना चाहिए 1, डायगोनल में सारे 1 होने चाहिए और उनके नीचे भी 0 और ऊपर वाली एंट्रीज भी 0 होनी चाहिए। तो ये देखिए इन्होंने क्या किया, ये हमारे पास डायगोनल में ऑलरेडी 1 है, यहाँ पर भी 0 है, हमें इसे 0 बनाना है। तो हम इस पर रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो ये किस तरह से होगा, रो ऑपरेशन देखें, अगर मैं इस फर्स्ट रो को 5 के साथ मल्टीप्लाई करूं, जैसे ये 1 है मेरे पास, अगर मैं इसे 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दूं तो ये मेरे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब जो भी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे वो फुल रो पे अप्लाई होगा, ऐसा नहीं होगा कि जस्ट 1 डिजिट पे या 1 एलिमेंट पे आप अप्लाई कर दें, ऐसा नहीं होगा। जो भी ऑपरेशन होगा वो फुल जो है वो रो पे अप्लाई होगा, ठीक है। मैंने क्या किया कि यहाँ पर फर्स्ट रो को 5 से मल्टीप्लाई किया एंड देन इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया थर्ड रो में से, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने क्या किया है कि फर्स्ट रो पे, यहाँ पर उन्होंने आपको जो है वो एक्सप्लेन खोल कर भी बताया हुआ है कि किस तरह से किया है। यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, -5 से मल्टीप्लाई कर दिया, -5 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास -5, ये -2 था तो ये 10 बन गया, ये 1 था तो ये -5 बन गया, 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 0 ही रहेगा। एंड देन हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को, अब देखेंगे हमारे पास -5 है और ये 5 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऑफ कोर्स ये 0 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास 0 आ गया, यहाँ पर ये 0 था और ये 10 बन चुका है, ठीक है। यहाँ पर 0 है और ये है 10, तो यहाँ पर 10 ही आ जाएगा और इन दोनों को माइनस 10 हो जाएंगे और 0 + 10 आ जाएगा। अब ये ऑपरेशन जो है वो हमने किस रो पे अप्लाई किया है, थर्ड रो पे, तो ये थर्ड रो पे जाके ये वैल्यूज जो है वो स्टोर हो जाएंगी, पहले 0 देन 10 -10 और 10, ठीक है। देन हमें क्या करना है, इसको 1 करना है और फिर इनको और इनको, इसको भी 1 करना है और हमें इसके ऊपर वाली एंट्रीज और इसके नीचे वाली एंट्रीज जो भी होंगी डायगोनल के बाद वो 0 चाहिए। तो आप देखें यहाँ पर, अब देखें ये दोनों 0 हो चुके हैं। अब हमें इसे 1 करना है तो इसको 1
अगर मैं इस पूरी रो में से जो है वो 2 को डिवाइड कर दूँ इस पूरी रो से, तो मेरे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 1/2 R2, ठीक है, R2 को मैंने डिवाइड कर दिया 2 के साथ, तो यहाँ पर देखिए 1 आ जाएगा। यहाँ पर जब 2 से डिवाइड होगा तो -4 आ जाएगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब हमारे पास डायगोनल में यहाँ पे भी 1 आ चुका है, यहाँ पे भी 1 आ चुका है। अब हमें क्या करना है, इस डायगोनल के नीचे हमें 0 करना है। ठीक है, डायगोनल के नीचे हम 0 करते हैं। तो ये देखें हमारे पास ये 0 किस तरह हो सकता है। अगर हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो मैं इस 1 को 10 से मल्टीप्लाई करके -10 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूं, या फिर इस -2 को 5 से मल्टीप्लाई करूं और इन दोनों को ऐड कर दूं। यहाँ पर हमारे पास जो है वो ऐसा नहीं होता कि सेम ऑपरेशंस अप्लाई करें, डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई करके हम जो है वो आंसर गेट कर सकते हैं। बट देखिए यहाँ पर अगर मैं इस रो को यूज़ करती हूँ, ठीक है, अगर मैं ऊपर वाली रो को 10 से मल्टीप्लाई करके, यानी कि इस रो को 5 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों में ऐड करूंगी, तो तब एक मसला आ जाएगा कि जब मैं ऐड करूंगी ना, तो इसको मैंने जो है वो 5 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आकर 5 स्टोर हो जाएगा जब दोनों ऐड होंगी, तो इसलिए हम ये वाला ऑपरेशन अप्लाई नहीं करेंगे। आपने जो है वो इस बात का भी ख्याल रखना है। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, अपने ये जो 1 है हमारे पास, इसको इस वाली रो को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन इन दोनों -10 से, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर फिर हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे जीरोस जो हैं वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, इस रो को 10 से मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को ऐड -10 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को ऐड करेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, फाइनली हमारे पास जो है वो इस तरह मैट्रिक्स आ चुका है। अब हमारे पास डायगोनल में ये बचा है, देखें ये भी डायगोनल में 1 हो चुका है, ये भी 1 हो चुका है, अब बस ये 30 बचा है। तो अगर मैं इस रो को 30 से डिवाइड कर दूं इस रो को, तो मेरे पास क्या आ सकता है, यहाँ पर 1 आ गया। क्योंकि ये हमने आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स लिखे थे, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो इतना है। ठीक है, ये देखें ये हमारे पास डायगोनल एंट्रीज 1 हो चुकी हैं। ठीक है, ये हमारे पास कन्वर्ट हो चुका है एक एचलन फॉर्म में। यहाँ तक जो हमारा मैट्रिक्स है वो एचलन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसे रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म में करना है। तो रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म में करने के लिए क्या होगा, इन ऊपर वाली एंट्रीज को भी 0 करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि हम इन ऊपर वाली एंट्रीज को किस तरह से 0 करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास सबसे पहले है उन्होंने -4 को जो है वो 0 में कन्वर्ट किया। ठीक है, -4 को हम जो है वो कैसे 0 में कन्वर्ट करेंगे, अगर मैं थर्ड रो को 4 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को ऐड करूं, तो मेरे पास जो है यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया है और फिर इसमें उन्होंने क्या किया है, 4 से मल्टीप्लाई किया है एंड देन दोनों को ऐड कर लिया, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो 0 आ चुका है। ठीक है, ये देखिए यहाँ -4 था, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया और दोनों को ऐड किया, तो हमारे पास यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, देन मुझे क्या करना है, इसको 1 को 0 करना है। 1 को 0 कैसे करेंगे, अगर मैं फर्स्ट वाली रो को और थर्ड वाली रो को माइनस कर दूँ, तो फिर यहाँ पर मेरे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये ऑपरेशन अप्लाई किया है एंड देन मेरे पास बचा ये -2। तो -2 को अगर मैं इस 2 के साथ, ये वाली जो सेकंड रो है, इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड रो को, इस रो को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन इसमें ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो 0 आ जाएगा। ठीक है, ये है हमारे पास ऑपरेशंस जो हम डिफरेंट अप्लाई करके अपनी जो रोज हैं उनको, अपने मैट्रिक्स को रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे।